नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज सुबह बोलेगा हम बात करेंगे जो पेपर लीक हुआ था और बलिया में जो अरेस्टिंग हुई है उसमें पत्रकार को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद जो पत्रकार हैं तमाम वो सड़कों पर उतर आए हैं, इसका विरोध जता रहे हैं और पत्रकार को निर्दोष बता रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे, चौथे स्तंभ पर चोट क्यों। को इडियट अंग्रेजी के प्रश्न पत्र लीक होने की खबर लिखने वाले बलिया के 3 पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में पत्रकारों ने बलिया कोतवाली में प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं कई नेता और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स भी पत्रकारों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए उनके पक्ष में उतर आए हैं। गौरतलब है कि बुधवार को इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था और हल किया गया प्रश्न पत्र इंटरनेट पर वायरल हो गया था। इसके बाद 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मामले में बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक को निलंबित भी किया गया, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक इस प्रकरण में कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 3 पत्रकार अजीत कुमार ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता शामिल हैं। इनमें से 2 पत्रकार अजीत ओझा और दिग्विजय सिंह अमर उजाला अखबार से संबद्ध हैं। सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी के बारे में अजीत ओझा और दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि वो बलिया जिले के नगरा से अमर उजाला के लिए लिखते हैं और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के मंडल अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है और कहा है नगरा भीमपुरा बेलथरा क्षेत्र में खुलेआम कॉपियां लिखी जा रही हैं और प्रशासन इसको रोक पाने में असमर्थ है। अपनी असमर्थता छिपाने के लिए पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है। पत्रकार अजीत ओझा बलिया में संवाददाता हैं और शिक्षा विभाग की खबरों की कवरेज करते हैं। उन्होंने बताया कि अमर उजाला ने पहले हाई स्कूल के संस्कृत और फिर इंटरमीडिएट के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के लीक होने की खबर प्रकाशित की। लीक प्रश्न पत्र पर इंटरनेट पर वायरल हुआ था और वहीं से उन्हें मिला था। अब मामले में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए पत्रकारों की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए चौथे स्तंभ पर चोट बताया है। तो वहीं आपके राज्यसभा सांसद ने पत्रकार की अरेस्टिंग पर सवाल उठाए हैं। सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नोटिस दिया और कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या हुई है। पूरे मामले के बाद अब मीडिया में भी घटना को लेकर नाराजगी है और बड़ा सवाल है आखिर चौथे स्तंभ पर चोट क्यों। क्षेत्र में भीमपुरा क्षेत्र में बिलथरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वो अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं। 1 नंबर की नहीं, 2 नंबर की खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को दिया है। बलिया पेपर लीक मामले में डीआईओएस गिरफ्तारी के साथ ही स्थानीय पत्रकार अजीत ओझा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि अजीत ओझा ने खबर छपने के बाद पुलिस को पूछताछ में पेपर लीक होने की खबर मिलने की जानकारी बताई थी, लेकिन पुलिस ने पत्रकार अजीत ओझा को भी पहले थाने में बिठाया,
फिर गिरफ्तारी दिखा दी। मामले में अजीत ओझा के मां बाप का क्या कुछ कहना है, आपको ये भी सुना देते हैं। सुना कैसा हुआ, अगर पत्रकार हैं तो उनका पेपर छापना तो काम है, अपने रोटी के लिए तो कोई ना कोई काम करेगा ही ना। आप भी हैं, चाहे कलम चलाइए, चाहे कुर्सी पर बैठिए, चाहे बोझा ढोइए। सिकंदरपुर से कब फोन आया था, किसका? 5 बजे भोर में आया था। किसका? अब हम तो जानते नहीं हैं, आप पूछे भी नहीं। सुबह सुबह का मामला था बाबू, हम सुबह सुबह किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कहाँ से फोन आया था, किस विषय में? पेपर लिंक है, छाप दीजिए ओझा जी। हमको रात में जब वही रविंदर मिश्र आए तो दिखाए वीडियो जो भैया ऐसा ऐसा बात है, ये लोग धरने पे बैठे हैं, कोई घबराने का बात नहीं है। क्या आरोप लगा है? वही क्या नाम है, पेपर लीक का। ये कहाँ से इनका मोबाइल पर वायरल हुआ है और उसी में झमेला सब हुआ है। बलिया पेपर लीक मामले पर डीएम का बड़ा बयान सामने आया है। अपनी गलती पर मुंह छिपा रहे बलिया डीएम मीडिया के सवालों पर कैमरे से बचते नजर आए। बलिया डीएम ने जांच के बाद मीडिया को जानकारी देने की बात कही। इतना ही नहीं, बातचीत में बलिया डीएम ने जांच में कोई पेपर का लिफाफा खुला नहीं होने की बात कही। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर संदिग्ध पकड़े जाने की बात कही। क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। सर अपडेट कोई अपडेट नहीं, जांच चल रही है। कुछ तो अपडेट सर, अरे यार बहुत तमाम चैनलों में खबर चल रही है सर कि चैनल के मास्टरमाइंड जो है पकड़ा गया है। जो संदिग्ध हैं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी उसकी फर्दर जांच जो बोर्ड की टीम है, एसटीएफ की टीम है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट हैं, वो कर रहे हैं। जब भी कुछ तुरंत निकलेगा आप लोगों को शेयर किया जाएगा। सब भाई जाएगा, देख रहे हो अभी कोई पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, ये नहीं, कोई भी लिफाफा खुला नहीं, लेकिन उन लिफाफों की पुनः जांच करने के लिए, क्योंकि लिफाफे की जांच होती है कॉर्नर से, पूरी लिफाफे की जांच करने के लिए अच्छे से बोर्ड की एक टीम आई हुई है, पुलिस की एक टीम है, मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, वो सब मिल के उसकी जांच कर रहे हैं। तो जब जांच हो जाएगा कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो सर कब तो पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर जहां अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह के नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारी है वो गलत है। आपने अजीत ओझा के माता पिता को सुना, दिग्विजय सिंह को सुना जो अमर उजाला में कार्यरत हैं। उनका साफ कहना है वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे और जो प्रशासन है ये पहले से इस काम में इन्वॉल्व है, इसकी संलिप्तता बताई है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं और हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी अपनी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। इससे पहले आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। आप सबका विश्वास प्राप्त है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज के अवसर पर कुछ ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं आया हूं तो आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं। अब जैसे कुछ कामों की चर्चा मैं यहाँ करूंगा। ये सहारा स्टेट से रिंग रोड तक की सड़क का निर्माण कार्य हो गया है कि नहीं? एडी पुलिया पर ओवरब्रिज का काम हो गया है? हो गया है तो हाथ उठाइए, हो गया है कि नहीं? तुलसी रोड से जानकीपुरम थाना तक की सड़क का निर्माण कार्य हो गया, होने जा रहा है, टेंडर हो गया। नीरज जी बता रहे हैं टेंडर हो गया। छुरियापुरवा चौराहे पर सामुदायिक शौचालय का काम हो गया और छुरियापुरवा चौराहे से सहारा स्ट्रीट तक के नाले के निर्माण का काम वो भी हो गया। राम जानकी पार्क का सौंदर्यीकरण यही बगल में वो भी हो गया। छुरियापुरवा सामुदायिक केंद्र स्कूल की बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य भी हो गया। रंगाई पुताई का भी काम हो गया। अध्यक्ष तो हो ही गया तो हम क्या बोले। जानकीपुरम गार्डन की समस्त सड़कों का निर्माण का मैं बोलना बंद कर दूंगा। अच्छा, अस्पताल की बाउंड्री का भी टेंडर हो गया, मालूम है कि नहीं? आज पता चला इसका भी, इसकी बाउंड्री का भी टेंडर हो गया है। इस बार का शुरू हो गया, इस बार का भी शुरू
महापौर जी बैठी हुई है, महापौर जी बैठी हुई है। देखिए ये महापौर जी यहाँ पर हैं, संयुक्ता जी। अरे आश्वासन दिया, आश्वासन पूरा हो गया। हाँ आगे कितना देखोगे भैया। किया है। और मुझे जो जानकारी दी गई है कि सुइयापुरवा इस गांव में तालाब का निर्माण और श्मशान का निर्माण काम, श्मशान का तो शुरू ही हो गया और ये तालाब का निर्माण सौंदर्यीकरण कर और पहाड़पुर चौराहे से सहारा स्ट्रीट तक की सड़क का निर्माण का होना है, अभी होना है, आधा हुआ है, प्रस्ताव बन गया, कोई कठिनाई तो नहीं। चलिए नीरज जी बता रहे हैं कि अभी हो जाएगा, इसका प्रस्ताव वगैरह सब बन गया है। सहारा स्टेडियम गुड़ई पूर्वा ग्राम के तालाब का सौंदर्यीकरण ये अभी कराना है। जितने काम मैंने आपको यहाँ बताए हैं इसमें से अधिकांश काम हो गए हैं, एक आध काम कोई बचा हुआ है और कुछ तो नहीं है, ले लिया है, बता रहे ले लिया। आप लोगों को कोई बात यदि कहनी हो तो कह सकते हैं, आप बोलिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक नजर आ रहे हैं और जो मेयर हैं संयुक्ता भाटिया वो भी मौजूद हैं। कभी भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ, आश्वासन मिला है लेकिन किया नहीं गया। अच्छा, इनके रबर पांडे 4/241 से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आपने मेरा विद्यालय 80 लाख रुपए का आवंटन करके बनवाया, जिसके लिए मैं आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं टिकोना पार्क, एक पार्क है। देखिए मेयर साहब बैठी हैं यहाँ पर, मेयर साहब आप ही बोल दीजिए। हाँ मैडम, आपसे हमने वापस हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, जहां पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है और इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई। विपक्षी पार्टी के नेता इसको लेकर कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं, प्रशासन को जवाब देना चाहिए, आखिर पत्रकारों को जेल किस बिहाफ पे भेजा गया, इसी पर बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय कराएंगे। उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है, आप देख रहे हैं सुबह बोलेकर। हम बात कर रहे हैं पेपर लीक मामले में चौथे स्तंभ को निशाना बनाया गया है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको सीधे गुजरात के अहमदाबाद ले चलेंगे, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे हैं। तिरंगा यात्रा इस वक्त वहां निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम जो हैं भगवंत मान और जो वहां के स्थानीय नेता हैं गुजरात के, वो मौजूद हैं और तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है। पीएम मोदी के गढ़ में पहुंचे हैं
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में पत्रकार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नज़र आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। तिरंगा यात्रा नाम दिया गया है इस यात्रा का। રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી તેમજ પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી તેમજ પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। तो आप देख रहे हैं तिरंगा यात्रा की तस्वीरें जो गुजरात के अहमदाबाद पहुंची हुई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान इस तिरंगा यात्रा में मुख्य चेहरे के तौर पर मौजूद हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ श्याम सिंह पवार हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। श्याम सिंह जी, स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ अवनीश त्यागी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अवनीश जी, स्वागत है आपका चर्चा में। और साथ ही साथ आपके प्रवक्ता राजेश यादव भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो गए। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले श्याम सिंह जी, आप ही के पास आएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो पत्रकारों के साथ ये हुआ है, जैसे आपने सुना अभी दिग्विजय सिंह को अजीत ओझा की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है वो लोग तो साधारण तरह से रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने अखबार के लिए, अमर उजाला के लिए, और उन्हीं को जेल भेज दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? चौथे स्तंभ को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इन विगत दिनों में यदि पत्रकारों के साथ हुए मामलों पर अगर गौर किया जाए तो विगत 2-3 वर्षों में पत्रकारों के खिलाफ अनेक मामले दर्ज करवा दिए गए। कहीं न कहीं जब प्रशासन ये देखता है कि हम नाकामयाब हो गए हैं तो अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए उसे सबसे सरलतम उपाय दिखाई देता है कि वह पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ ले। और कहीं ना कहीं इस मामले में भी यही हुआ। यदि पत्रकारों ने किसी पेपर को लीक होने की खबर छापी थी तो सबसे पहले तो यह विचारणीय तथ्य यह है कि देखना चाहिए था पेपर लीक कैसे हुआ। जब पेपर लीक के मामले पर गहराई से छानबीन नहीं की गई बल्कि अपनी जो है नाकामयाबी को छिपाने के लिए पत्रकार को टारगेट बना दिया और पत्रकारों पर मुकदमा कायम करवा दिया। ऐसे कई मामले हैं। कानपुर देहात में यही हुआ कि जब जाड़े में बच्चों को बिना स्वेटर के व्यायाम करते दिखाया गया तो कानपुर देहात में मुकदमा किया गया। मिर्जापुर कांड पर देखें तो नमक रोटी कांड चर्चा में रहा। वहां पर भी अपनी असफलता या नाकामयाबी को छिपाने के लिए पत्रकार को टारगेट किया गया। यही हाल मिर्जापुर के साथ साथ कानपुर में नारी निकेतन कांड हुआ एक कोरोना के दौरान, वहां पर पत्रकारों को ही सीधे सीधे टारगेट किया गया। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें जिला प्रशासन ये देखता है कि हम कैसे बचें और उसको बचने का सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका यही दिखाई देता है कि वह पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देता है, जिससे कि अनेक अन्य पत्रकारों में भय व्याप्त हो जाए और वो सच्चाई दिखाने से डरने लगे। कहीं ना कहीं ये भय का माहौल व्याप्त किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यह कार्य विगत 2-3-4 सालों में उत्तर प्रदेश में दर्जनों बार हुआ है। लगभग दर्जनों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे सिर्फ इसीलिए किए गए कि जिला प्रशासन ने अपनी जो है नाकामयाबी को छुपाने के लिए और पत्रकारों में भय व्याप्त करने के लिए ऐसे कृत्य को अंजाम दिया, जो कि शर्मनाक है और निंदनीय भी है। बिल्कुल। अवनीश जी, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में जैसे कई वाक्यों का जिक्र किया, हमने भी खबरें चलाई कई जगह की, जहां पत्रकार अगर प्रशासन के खिलाफ कोई खबर चलाते हैं, अगर सच्चाई को उजागर करते हैं तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाती है ताकि सच्चाई दब जाए, उन पर कोई कार्रवाई ना हो, उनको निशाना ना बनाया जाए शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो कार्रवाई कानून अपने हिसाब से काम करता है और पेपर लीक होना बहुत गंभीर मामला है, कोई छोटा मामला नहीं। तो इसमें जो होगा बिल्कुल निर्दोष कभी नहीं फंसेगा और जो दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं। अरे सर, बाद में क्या होता है, कानपुर का नारी निकेतन कांड याद होगा आपको।
उसमें तो पत्रकारों के खिलाफ अज्ञात मीडिया संस्थानों पर मुकदमे करवा दिए गए थे। बाद में 1 साल बाद कहा जाता है कि पत्रकारों ने कोई अपराध ही नहीं किया। उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे ही कल कोई यह भी बात सामने आ जाएगी जांच के दौरान कि पत्रकार ने कोई भी अपराध नहीं किया था, लेकिन पत्रकार के साथ और उसके परिवार साथ क्या बीत रही है, इसका जवाब है किसी के पास? राजेश यादव हमारे साथ बने हुए हैं, आप प्रवक्ता है, राजेश जी के पास आएंगे। राजेश जी, बड़ी बेबाकी से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा है, उन्होंने टारगेट किया सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि यहाँ पर पेपर लीक होता है, प्रशासन जो है वीक है और चौथे स्तंभ को टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। आदरणीय संजय सिंह जी ने जो मामला आज उठाया है ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और वो जो कह रहे हैं ये सारे विपक्षी दलों को कहना चाहिए। दुर्भाग्य है कि ये आवाज किसी और तरफ से उठती हुई नहीं दिख रही है। सदन में तमाम लोग हैं, सबको इस मसले पर अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। और देखें, ये जो पत्रकारिता जो क्षेत्र है, मुझे लगता है कि भी बड़ा जोखिम भरा क्षेत्र हो गया है। खास करके कुछ सरकारों में विगत पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि ये बिल्कुल जो पत्रकार है बेचारे वो कितनी मुसीबत सह करके और कितने अभाव में, संसाधनों के अभाव में वो चीजों को उजागर करते हैं और सरकार को सचेत करते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। पेपर लीक मसले पर आप देख लें या और भी मसलों पर देख लें, अभी भाई साहब बता रहे थे कानपुर से लगाकर मिर्जापुर तक का हम लोग के सामने जो उदाहरण आया हुआ है, इससे ये तथ्य साबित होता है कि सरकारों की प्राथमिकता अपराध को रोकने में नहीं है, बल्कि अपराध को जो लोग उजागर कर रहे हैं उन पर मुकदमे कायम करना, उन पर यूएपीए और तमाम तरह के और अपराध मुकदमे आईपीसी की धाराओं में उनको लगा देना, ताकि ये संदेश जाए कि जो हो रहा है उसे होने दो, अगर नहीं होने दोगे, बहुत बड़े रक्षक बनोगे, तो हम तुम्हें इन तरीकों से दबा करके खत्म कर देंगे। आप देख लीजिए जो पारिवारिक स्थिति है पत्रकारों की, आज आप देख रहे हैं कि किस हालात में पत्रकार आज जूझ रहा है समाज में। और यही एक स्तंभ है जो ग्रामीण स्तर पर सारे हमले सहने के बावजूद ईमानदारी से काम कर रहा है, दिन भर मेहनत करता है, चीजों को उजागर करता है, और परिणाम आप देख लें। कहां सरकार को इन्हें बुलाकर पारितोषिक करना चाहिए, इन्हें बुलाकर पुरस्कृत करना चाहिए, वहां सरकार इन्हें सबसे पहले दबा रही है। आप पेपर आपके बाजार में ठेले पे बिक रहे हैं, पत्रकार बता रहा है साहब बिक रहा है पेपर, आप उसको शाबाशी देने की बजाय आप उस पर मुकदमे लाद रहे हो, आप उसको उठा के जेल में डाल रहे हो। तो ये तो भाई सरकार की प्राथमिकता बिल्कुल, एक तो वो हिम्मत दिखा रहा है, जोश दिखा रहा है, सच्चाई को सामने ला रहा है, और उसी को आप जेल में डाल दे रहे हैं। अवनीश जी के पास आएंगे, उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, और हम बात कर रहे हैं चौथे स्तंभ पर आखिर चोट क्यों। बलिया में अगर आप सच्चाई दिखाने जा रहा है कोई पत्रकार, तो आप उस पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं, उसको
जेल भेज देते हैं। उसकी गलती सिर्फ ये है कि वो सच्चाई को उजागर कर रहा था, जो पेपर लीक हुआ है उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था। अभी तक हमें लग रहा था अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब ये खबर सामने आई कि पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है तो पता चला संस्कृत का पेपर भी लीक हुआ था। और ये भी कहना है ये काफी पहले से चल रहा है। प्रशासन की पूरी मिलीभगत है स्कूल कॉलेजों के साथ, और प्रशासन बचते हुए ताकि उसके ऊपर कोई बात ना है तो उसने उल्टा पत्रकारों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जेल भेज दिया। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं, वापस हम आएंगे। श्याम सिंह पवार जी हमारे साथ बने हुए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। श्याम सिंह जी, जैसा कि ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया, इसके पहले भी कई सारी घटनाएं हुई हैं। आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि पत्रकारों की आवाज नहीं सुनी जाती है और उनकी आवाज दब कर रह जाती है? लोगों की आवाज उठाने वाला अपनी आवाज को बुलंदी कर पा रहा, आज की स्थिति ये हो गई। श्याम सिंह जी, इसमें कहीं ना कहीं यदि हम सच्चाई पर जाते हैं तो पाते हैं कि जब कभी भी किसी पत्रकार के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे बड़ा जो है शर्मनाक तथ्य जो सामने आता हुआ आता है कि उसका संस्थान ही हाथ पैर खड़े कर देता है। और हाथ पैर खड़ा करने के चलते जो जिला प्रशासन मान लीजिए या जो आज की सरकारी मशीनरी है उसके हौसले बढ़ जाते हैं। और कहीं न कहीं यही कारण है कि जिला प्रशासन या जिस अधिकारी के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए वो तुरंत उस पर हमलावर हो जाता है और पत्रकार को निशाना बनाते हुए बहुत आसानी से एफआईआर करवा देता है। और कहीं ना कहीं ये जब देखा जाता है कि कोई प्रशासनिक अफसर किसी पत्रकार के खिलाफ एक तहरीर देता है तो उस मुकदमे को दर्ज करने के लिए एक पल भी विचार नहीं किया जाता है सही है या गलत। हमारे पास अनेक ऐसे मामले हैं कि जहां भी देखा गया कि जिला प्रशासन नाकामयाब हुआ, उसने तुरंत ही पत्रकार को निशाना बनाया और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेरे पास दर्जनों मामले हैं, बाद में जांच में आता है 1 साल 2 साल के बाद कि यह तो अपराध हुआ ही नहीं था। मेरे पास ऐसे कई मामलों की एफआईआर हुई और एफआईआर बाद जो अंतिम रिपोर्ट लगी उसके दस्तावेज हैं जिनसे स्पष्ट हुआ कि पत्रकार ने कोई अपराध ही नहीं किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि जब पत्रकार ने अपराध नहीं किया तो मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? क्या फिर जिला प्रशासन को या उच्च अधिकारी को नहीं देखना चाहिए था कि जब पत्रकार ने कोई अपराध नहीं किया तो मुकदमा आपने किस जल्दबाजी में करवा दिया था? उन दिनों में उसके ऊपर क्या बीती? ऐसे कई पत्रकार हैं, जैसे एक तो बहुत बड़ा चर्चा का कांड रहा था आपका मिर्जापुर नमक रोटी कांड, उसमें पवन जायसवाल पत्रकार के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाता है, उसके परिवार को भयभीत किया जाता है, वहां के मीडिया में भय व्याप्त कर दिया जाता है कि कोई भी खबर नहीं छापेगा। यानी कि आज का दौर ऐसा हो गया है कि सच्चाई को चलाना एक अपराध की श्रेणी में आ गया है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, सूबे में नहीं है। अगर जहां मैं देखता हूं इसके लिए कहीं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी साझेदार है, उसका संरक्षण है। मीडिया के हालात आज देश में अच्छे नहीं हैं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि आज देश में मीडिया के हालात अच्छे नहीं है। वो पत्थर चाटी कर रहा है सरकार की, वह तो बल्ले बल्ले में है, लेकिन जिसने भी सच्चाई दिखाने की कोशिश की या सरकार के विरोध में लिखा उसको सरकार का द्रोह नहीं माना जा रहा, सीधे राष्ट्रद्रोह जोड़ दिया जाता है। बड़ा ये शर्मनाक है। ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि सरकार का विरोध करना देशद्रोह की श्रेणी में रखा जा रहा है। तमाम ऐसे मामले दिखाए जा रहे हैं, इस तरीके से उसको टारगेट बना दिया जैसे उसने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया है। कहीं न कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देखना होगा कि यह रोका जाए। अगर ऐसा चलता रहा तो यह भविष्य के लिए अशुभ संकेत नहीं कह सकते इसको। राजेश जी, जब संजय सिंह ने इस बात को उठाया पुरजोर तरीके से कि ये गलत हो रहा है, चौथे स्तंभ पर हमला है, तो उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है कि दिल्ली में तो आम बात है, दिल्ली में तो आम बात है, पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक होता है, आप उत्तर प्रदेश चिंता क्यों कर रहे हैं? तो ये एक दूसरे पर आरोप चलता रहेगा क्या? एक भी उदाहरण आप बता दें। देखिए, ये जो माहौल इस समय चल रहा है पूरे देश में और खास करके हमारे उत्तर प्रदेश में, लोकतंत्र की पहली शर्त है स्वतंत्र पत्रकारिता। जैसा कि अभी श्याम भाई ने बताया, भाई पत्रकारिता करना है तब तो फिर मौज ही मौज है, लेकिन एक वर्ग है जो पत्रकारिता कर रहा है और उसी के बदौलत लोकतंत्र जीवित है। आप जो ताजा उदाहरण आप देख रहे हैं और इसके पहले के जो उदाहरण है, मिड डे मील में नमक वाला उदाहरण हो या और भी उदाहरण है, आप बताइए कि पत्रकार क्या पैदा होंगे अब आगे? लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? 2 तरह के उदाहरण चल रहे हैं पूरे देश में। तो बिल्कुल सही कहा पवार साहब ने
कि ये बहुत शुभ संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। अगर पत्रकारों के साथ ये सलूक होगा तो फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर कौन उजागर करेगा चीजों को? अरे कौन बताएगा समाज को? सबसे बड़ी बात तो यह है राजेश जी कि कौन बताएगा भाई? पत्रकारों की एक स्वतंत्र जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत विचारणीय तत्व है जो पत्रकारों की समस्याओं को सुनता है। विगत 4 महीनों से वह भी अनाथ है। आज तक केंद्र सरकार ने अभी तक वहां के लिए चेयरमैन नहीं नियुक्त किया। कहीं न कहीं यह बहुत ही विचारणीय पहलू है कि प्रेस काउंसिल एक जुडिशरी बॉडी है और उसको आज तक चेयरमैन न देना ही कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल पवार जी, ये बहुत दुखद है। रोकेंगे आपको राजेश जी और श्याम सिंह जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय देना चाहते हैं। बिलाल है नागपुर से। बिलाल, अपनी बात कहिए। बिलाल, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। शायद बिलाल की आवाज जो है नहीं आ पा रही है। वापस हम आएंगे श्याम सिंह जी के पास। श्याम सिंह जी, एक तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जितने भी विभाग हों, किसी भी जिले के, तहसील के, कस्बे के, वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, शासन की होती है, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। एक तो मॉनिटरिंग नहीं कराते हैं, आपकी योजनाएं इंप्लीमेंट कैसे हो रही हैं जमीन पर, और अगर पत्रकार वहां जाता है, उनको देखता है, अगर कोई खामियां होती हैं उसको उजागर करता है, तो आप उसी ऊपर डंडा चला देते हैं। देखिए, वास्तव में मैंने आपको पहले भी अवगत कराया, यदि वास्तव में वो पत्रकारिता कर रहा है तो ये मानिए कि वो सरकार के निशाने पर रहेगा। यदि वह पत्तल चाटी करेगा तो उसकी बल्ले बल्ले रहेगी। सच बोलना अपराध है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और यह कड़वा सच है कि आज वास्तविक पत्रकारिता करना बहुत बड़ा जोखिम है। हमारे साथ तो जिला प्रशासन के हाँ करिए। हमारे साथ विवेक जायसवाल जुड़ गए हैं, बलिया से हैं, पत्रकार हैं। विवेक, अगर बलिया की बात करें तो जिस तरह से पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, जो अजीत ओझा हैं, दिग्विजय सिंह हैं और तमाम सारे और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि इनकी कोई सहभागिता ही नहीं है। इस वक्त बलिया में जो बाकी पत्रकार हैं, क्या इस बात को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो हुआ है गलत हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि बलिया में जो पत्रकार संगठन है उनके में आक्रोश है और वो एक रणनीति बना रहे हैं। और आज डीएम से इस बारे में वार्ता भी हुई। डीएम इस मामले में जिस दिन से ये मामला है उस दिन से अभी तक जो बलिया के जिला अधिकारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना बाइट मांगा, उन्होंने अभी तक टालते रहे। आज विकास भवन में मीटिंग के दौरान आज पत्रकारों ने भारी संख्या वहां पहुंचकर उनसे इस मामले पे बयान लिया कि क्या मामला है, पूरा बात बताएं, तो भी वो बाइट देने से इनकार किए और मौखिक रूप से चलते हुए उन्होंने जो बयान दिया वो रिकॉर्ड किया गया। जहां तक बलिया के पत्रकारों की बात की जाए तो ये लोग एक रणनीति बना रहे हैं, रणनीति के माध्यम से ये लोग आगे की कार्रवाई करने वाले हैं। बलिया के पत्रकारों में काफी आक्रोश है। जी विवेक, जो संस्थान है उस पर भी बात करेंगे। इसी बीच बलिया से इसी पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अधिवक्ता संघ ने डीएम कार्यालय को घेरा है। पत्रकारों के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में घेराव। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित पत्र सौंपा है। बलिया जिलाधिकारी के खिलाफ गुस्से में है अधिवक्ता, तो अधिवक्ताओं का साथ मिलता नजर आ रहा है पत्रकारों को। अधिवक्ता संघ ने डीएम कार्यालय को घेरा है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक मामले में जिस तरह से डीएम और एसएसपी की भूमिका संदिग्ध नजर आई है, उसको लेकर अधिवक्ता भी मुखर हो गए हैं। पत्रकारों का साथ देने जमीन पर उतर आए हैं और डीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित पत्र सौंपा है। तो अधिवक्ताओं का साथ मिलता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस हो, वापस हो, वापस हो। जिला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का परीक्षा लीक किया गया था, वो
यूपी टेट का परीक्षा लीक हुआ, उसमें सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं हुआ, उसमें मंत्री के भगीने को पास कराने के लिए लीक किया गया था। यह स्पष्ट था कि उसमें बड़े बड़े पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस हो, वापस हो, वापस हो। पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस हो। का परीक्षा लीक किया गया था, वो यूपी टेट का परीक्षा लीक हुआ, उसमें सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं हुआ, उसमें मंत्री के भगीने को पास कराने के लिए लीक किया गया था। यह स्पष्ट था कि उसमें बड़े बड़े लोग हैं। इसमें अगर सीबीआई जांच होगी, मैं बता रहा हूँ, जिले से लेकर के सेंटर लखनऊ तक के लोग इसमें गिरफ्तार होंगे और इसका पूरा पर्दाफाश होगा। इसका मुख्य रचनाकार जिलाधिकारी। तो एक अच्छी तस्वीर सामने आई, कम से कम पत्रकारों को अधिवक्ताओं का साथ तो मिला है, क्योंकि तमाम सारे ऐसे पत्रकार हैं जो नौकरी खो जाने के डर से एक साथ नजर नहीं आते कंधे से कंधा मिलाते हुए, लेकिन अधिवक्ता स्वतंत्र है, वो किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, इसलिए उसको अपनी बात कहने का हक है। जो तस्वीर हमने देखी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से, उमेश अपनी बात कहिए। नमस्कार साहब, चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार उमेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब वो समय आ गया है, मैं ये कहना चाह रहा था अब वो समय आ गया है कि सही बात कहना गुनाह हो गया है। क्या वो पत्रकार हो या कोई इंसान हो, सही बात नहीं कह सकता। यदि सही बात कहेंगे तो उसके ऊपर मुकदमे थोप दिए जाएंगे, उसका काम बिगाड़ दिया जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये स्थिति आ गई है। आम आदमी भी कोई सही बात नहीं कह सकता, ऐसा टाइम खराब आ गया है। बिल्कुल ऐसी स्थिति अब आगे ना है, इसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, रमेश यादव मुंबई से। रमेश जी अपनी राय दीजिए। हेलो हेलो जी रमेश जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। आ रही है आवाज। हेलो, हाँ जी। जो संविधान की शपथ लेते हैं लोग, संविधान को बचाने के लिए शपथ लेते हैं, उसी संविधान में बोलते हैं लोग कि संविधान के नाम पे ये लोग जो है संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं और बोलते हैं ये मेरे द्वारा लाया गया, मेरे सामने जो आएगा वो हम सही निराकरण, लेकिन सरकार लखनऊ से देख रही है पत्रकारों की आवाज। ये सबके लिए खतरनाक है, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और लोकतंत्र के लिए और ज्यादा खतरनाक ना हो, इसको लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम इसका विरोध भी प्रकट कर रहे हैं। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, उस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जो निर्दोष हैं उनको किसी भी तरह दोषी कोई नहीं बना सकता है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए रमेश जी। वापस हम आएंगे श्याम सिंह जी के पास। श्याम सिंह जी, ये भी माने कि तमाम पत्रकार हैं, अलग अलग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब किसी पत्रकार पर कोई बात आती है तो दूसरा पत्रकार उसका साथी देता नजर नहीं आता है। एक यूनिटी ना होना भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल ऐसा है कि बड़े संस्थानों की यदि बात की जाए तो जो भी पत्रकार वहां पर जो है तैनात रहता है, कई मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं कि बड़े संस्थान तो तैनाती बाद में देते हैं, इस्तीफा पहले लिखवा लेते हैं। और जब भी कोई मामला आता है कि जिला प्रशासन या सरकार के खिलाफ कोई खबर छपती है और जब भी लगता है ऐसा कि संस्थान के खिलाफ कुछ ऐसा हो सकता है तो संस्थान तुरंत ही हाथ पर खड़े कर देता है। कई मामलों तो ऐसा तक देखने को मिला है कि वो कह देते हैं कि मेरे यहाँ ये पत्रकार ही नहीं था, कहीं कहते हैं हमारे यहाँ संवाद सूत्र था, कभी कहते हैं कि जो है मेरे यहाँ एडॉप पे काम करता था। तमाम ऐसे मामले आते हैं हास्यास्पद। लेकिन कहीं न कहीं होता क्या है कि बड़े संस्थानों के ऊपर दबाव होता है कि यदि आप जो है मेरे पक्ष में नहीं दिखाएंगे तो हम कहीं न कहीं आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ अन्य मामलों की भी जांच करवा लेंगे। श्याम सिंह जी, क्या ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़ती जा रही है जैसा आप बता रहे हैं? बिल्कुल, अगर बड़े संस्थानों की बात की जाए तो कुछ एक भले ही है छूते हों, बाद बाकी सभी को यह लालच है कि यदि हम सरकार के पक्ष में दिखाएंगे, सरकार का पक्षधर बनेंगे तो हमको बहुत सारा पैकेज चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में समय समय पर हमेशा मिलता रहेगा।
बड़े बड़े अखबारों की पूरे पूरे पन्ने का एडिटोरियल चलने लगा है। अब तो जैसा कि पहले खबरें होती थी, अब खबरों का स्थान उन एडिटोरियल ने ले लिया है और पूरा विज्ञापन के रूप में उनको यह भय सताता रहता है कि कहीं न कहीं हमारे साथ यदि हम सच्चाई दिखाएंगे तो हमारे साथ जो विज्ञापन का प्रलोभन जो है, कहीं ना कहीं यह प्रलोभन का शिकार हो रहा है मीडिया आज का मेरा, और सच्चाई दिखाने के लिए। एक दर्शक जुड़ गए हैं, श्याम सिंह जी आपको रोकना चाहेंगे। गणेश कानपुर से, गणेश जी अपनी राय दीजिए। शायद उनकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई, वापस आएंगे श्याम सिंह जी, हम चाहेंगे अपनी बात जो है पूरी करें। श्याम सिंह जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी जी, मैंने बताया ना कि बड़े जो वर्ग के अखबार कहे जाते हैं उनकी हकीकत यही है कि वह जो भी उनके यहाँ पत्रकार काम करता है, शायद ही कोई ऐसा पत्रकार हो जो यह कह सके कि हम जो है दबाव में काम नहीं करते। प्रत्येक पत्रकार अपने संस्थान के दबाव में काम करता है और वो संस्थान सरकार के दबाव में काम करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिससे कहीं खतरा दिखाई देता है तो वह संस्थान तुरंत यहाँ पर खड़े कर देता है। बहुत से मामले मेरे पास हैं और बहुत बड़े बड़े अखबार के कैटेगरी के पत्रकारों को मैंने देखा कि जैसे ही कोई कार्रवाई का मामला आया तुरंत कह दिया गया कि मैंने बिल्कुल निकाल दिया। एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज गोरखपुर से। मनोज अपनी बात कहिए। ये कह रहा हूँ, आधे पत्रकार तो दलाल होते हैं पत्रकारों का। आपका चैनल भी दलाल है ना उसका, सपा का। आप लोग तो खुद ही दलाल हो तो नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल मत करें और किसी पर इस तरह आप आरोप लगाने वाले नहीं हैं और आपको आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं और आप 24 घंटे देख सकते हैं हमारी खबरें। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमर्द, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी का जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर। चौथे स्तंभ को टारगेट किया जा रहा है, पत्रकारों को जेल भेजा गया है। उनकी गलती, उनका कसूर सिर्फ ये था उन्होंने सच्चाई दिखाई थी, पेपर लीक मामले को उन्होंने रिपोर्टिंग की थी और प्रशासन सामने इस बात को रखा था और प्रशासन ने उन्हीं पर डंडा चला दिया। इसी पर हम बात कर रहे हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष अपनी राय दीजिए। हेलो जी मनीष जी। हाँ, मनीष खन्ना मेरा नाम है। ये आपका प्रोग्राम जो चल रहा है, जो पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं इनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है और ऐसे नकल माफियाओं और शिक्षा माफियाओं को बेनकाब किया है। इसके साथ साथ मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता का भी जो स्तर है, ये पत्रकार तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और ऐसा करना चाहिए, लेकिन आम तौर पे जो देखा जाता है मेजॉरिटी, वो पत्रकारिता का स्तर इतना बढ़ गया है आजकल और पत्रकार इतना मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, वो देख के बड़ा दुख होता है। तो जहाँ मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, वाहवाही दे रहा हूँ और बहुत साधुवाद दे रहा हूँ, वहीं मैं एक आपसे गुजारिश ये भी कर रहा हूँ कि पत्रकारिता के स्तर को थोड़ा मेंटेन रखने में आपका चैनल अगर सहयोग कर सके और इस मुद्दे पे एक बहस हो सके। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। हम सीधे राजेश जी के पास आएंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी,
कहीं भी अगर कोई घटना होती है, कोई गलती होती, कोई चूक होती है, किसी पर किसी को तकलीफ पहुंचाई जाती है, तो सीधे हम प्रशासन के पास जाते हैं, जो भी संबंधित थाना है या फिर उससे बड़े आला अधिकारी हैं। अब अगर कोई रिपोर्टिंग की है और वहीं के जो डीएम एसपी जो होते हैं पूरे शहर से, उनसे बड़ा अधिकारी तो कोई नहीं होता। अब वही लोग जो सीधे पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दे रहे हैं, तो उसके आगे फिर क्या? अब वो कहाँ अपनी बात लेकर जाए, और अगर उसका संस्थान भी उसका साथ ना दे। राजेश जी, देखिए, डीएम एसपी या जो भी सरकारी अमला है, ये अपने सरकार के निर्देशों के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप ही काम करता है। अगर सरकार का रवैया ये है कि साहब बदमाशी रुकनी चाहिए, नकल रुकनी चाहिए और गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए, तो प्रशासन निश्चित तौर पर उसके अनुरूप काम करेगा। लेकिन अगर सरकार का रवैया ये है कि जो हो रहा है उसको होने दो, जो उसको उजागर कर रहा है उसको दबा दो, उसको जमीदोज कर दो, तो प्रशासन उसके अनुरूप काम करेगा। प्रशासन की क्या हैसियत है सरकार के सामने? सरकार का जो कार्यक्रम है उसको लागू कराता है प्रशासन। तो यहां पर जो घटना हुई है या जो घटनाएं हो रही हैं पिछले लंबे समय से, जिसको माननीय सांसद जी ने भी उठाया संसद में, तो ये इसको लेकिन राजेश जी, शासन को अगर हटा दें, सरकार को अगर हटा दें, अगर अधिकारी जिम्मेदार है, जैसा कि सुनने में आ रहा है अधिकारी जो है उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। सरकार को हटा क्यों दें? अगर सरकार इतनी संवेदनशील है और इतनी बड़ी घटना हो गई, पत्रकार वहां गिरफ्तार हो गया, सरकार का कौन सा आदमी आज पत्रकारों के साथ खड़ा है? कोई मंत्री बयान आया? किसी का बयान आया कि गलत हो रहा है? आज हम कह रहे हैं गलत हो रहा है, आप कह रहे हैं गलत हो रहा है, प्रेस क्लब कह रहा है गलत हो रहा है, माननीय सांसद जी कह रहे हैं गलत हो रहा है, वहां सदन में उठा रहे हैं। कोई मंत्री, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, एक मंत्री का बयान नहीं आता है, तो क्या माना जाए इसे? क्या मानेंगे आप इसे? ये सरकार की मंशा के अनुरूप हो रहा है, आप ये मानेंगे? ये मानने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो नमक मिड डे मील में उठाने वाला पत्रकार सम्मानित होता, नकल माफिया का ये उजागर करने वाला पत्रकार सम्मानित होता, डीएम तत्काल हटाया जाता और सारे महकमे तत्काल दंडित किए जाते। इस पत्रकार को बुला करके, इन पत्रकार बंधुओं को, जो हमारे दिग्विजय सिंह साहब हैं, अजीत ओझा जी हैं और मनोज गुप्ता जी हैं, इनको बुला करके सम्मानित करती है सरकार। तो हम मानते हैं कि हाँ, ये सरकार अच्छी है और इस सरकार ने जो है वो जनता के भावनाओं का ख्याल किया है और गलत काम का विरोध कर रही है। आप बता दीजिए, इतने बड़े मंत्रिमंडल में से किसी एक मंत्री ने ये कहा हो कि नहीं साहब ये गलत हुआ है? गलत केवल हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, कोई मंत्री नहीं कह रहा है, सरकार नहीं कह रही। श्याम सिंह जी, जैसे कि रवैया हम देख पा रहे हैं, पिछले कई समय की बात करें, पीछे की अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, पत्रकारों को केस दर्ज कर दिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। तो हम कैसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? अगर पत्रकार ही अपनी बात को ठीक से नहीं बता पाएगा तो आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी न्यू जनरेशन है, वो क्या सोचकर इस प्रोफेशन में आएगी कि आज की पत्रकारिता तो वैसी नहीं है कि हम समाज की बात उठाएं, लोगों की बात उठाएं, उसकी बात को उठाकर अगर वो अपनी बात उठा रहा है उसी को जेल में डाल दे रहे हैं। ये नजीर कैसी पेश करेंगे हम? थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहते हैं। जैसे राजेश जी ने जिक्र किया मिर्जापुर नमक रोटी कांड, उस समय भी उसने सजा जो है भुगती और वर्तमान में भी भुगत रहा है। वहां का पत्रकार पवन जायसवाल मुंह के कैंसर से पीड़ित है, उसको लोगों ने इलाज से मरहूम रखा। ये बहुत शर्मनाक आया मेरे को। उसने बताया कि सर मेरे को इलाज करने से लोग डर रहे हैं, लोग कहते ये वही पत्रकार है जिसने नमक रोटी कांड की खबर चलाई थी। अब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? उसको इलाज के लिए दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उसका कई बार इलाज हुआ, प्राइवेट करवाया, सरकारी में इलाज तक संभव नहीं हो रहा उसको ढंग से। यह विशेषता हो रही है। अब ऐसे उदाहरण जब आएंगे सामने तो लोग पत्रकारिता नहीं करेंगे और निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि जो शासन प्रशासन कहेगा या सरकार का जो इशारा होगा कि आप ये कहिए, मैं वही कहूंगा। कहने का मतलब यदि ऐसा चलता रहा तो आने वाला समय मीडिया के लिए एक रट्टू तोता जैसा होगा कि जो आ जाएगा इतना बोलिए उतना ही बोलेगा। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अब श्याम सिंह जी, जैसे ये मामला हम देखें, बलिया का पेपर लीक मामला है, इसमें जो संदिग्ध भूमिका नजर आई है कि जो कार्रवाई की गई अधिकारी की तरफ से, डीएम एसपी, इनके नाम सामने आ रहे हैं। इन्होंने जबरन पत्रकार को निशाना बना दिया अपने आप को बचाने के लिए।
तो अब ये भी होता है, अब ये माने कि इन पर कार्रवाई इसलिए शासन नहीं कर रहा है, अगर इन पर कार्रवाई कर देंगे तो ये लगेगा बैकफुट में चली गई सरकार, इन्हीं की गलती है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो ठीक नहीं है, आप ठीक से काम नहीं ले पा रहे हैं लोगों से। यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। प्रशासन क्या करता है कि तत्कालीन समय में वह अपने आप को साबित करने में जुटा रहता है कि मेरी कहीं गलती नहीं है, जबकि पेपर यूं ही लीक नहीं हुआ, सुरक्षा व्यवस्था में था, कैसे लीक हुआ, पत्रकार तक कैसे पहुंचा, यह विषय सोचने वाला है। पत्रकार ने छाप दिया तो अपराध कर दिया। यही हाल हर एक व्यवस्था पर देखा जा रहा है। हमने आपको एक जिक्र किया था कानपुर में नारी निकेतन का, बिल्कुल नारी निकेतन कांड में अज्ञात मीडिया पर्सन के खिलाफ एफआईआर करवा दी गई। एक साल बाद यह बताया जा रहा है कि पत्रकारों ने कोई भी अपराध ही नहीं किया, जो खबर छपी थी वो सब मानक के अनुरूप थी। तो जब इस तरीके की रिपोर्ट यदि आ जाती है जिला प्रशासन के पास, तो क्या उसमें जिला प्रशासन को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए था? बिल्कुल करनी चाहिए, एफआईआर करवाई थी। बिल्कुल। तो यदि ऐसा होने लगे कि जांच के बाद यदि सामने आ जाए, यही मिर्जापुर में कांड में था कि उस मामले के लिए सीधे सीधे वहां बीएसए जो है जिम्मेदार था, लेकिन बीएसए पर कोई कार्रवाई बाद में शायद नहीं हुई है। मात्र जो है देखने के लिए हुआ कि हाँ जो है पत्रकार ने ऐसा किया, सबसे अच्छा तरीका उनको सरलतम दिखाई दिया कि किरकिरी से बचने के लिए पत्रकार को मोहरा बना दीजिए, उसको दबा दीजिए। ऐसे अनेकों कांड, मेरे पास 1 दर्जन से अधिक कांड है उत्तर प्रदेश के अकेले, हर जिले में हो रहा है, हर जिले में दर्ज किया गया। बाद में जांच में यही आता है कि ये तो कहीं बिल्कुल एक चिंताजनक स्थिति है, खतरनाक स्थिति। अगर आगे भी इस तरह घटनाएं सामने आएंगी तो वो बहुत दुखद है और सोचने को मजबूर करेगा कि आने वाली पत्रकारिता अब कैसे होगी, कौन अपनी हिम्मत जुटाकर ऐसी खबरें दिखा पाएगा। फिलहाल समय का अभाव है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विवेक जुड़े थे, हमारे संवाददाता बलिया से। विवेक आपका भी शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे चौथे स्तंभ पर जिस तरह से निशाना बनाया गया है बलिया के मामले में, जहां पेपर लीक की खबर दिखाना पत्रकार को इतना महंगा पड़ गया कि उसको ही जेल में डाल दिया गया। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।